नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश कुमार। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें से लेक्चर नंबर 17 तक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था, मैं आपको बता दिए हैं। आज का लेक्चर जो है वो जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे 12th क्लास में इतना तक नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ देता है, वो अलग बात है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि किसी अभिक्रिया का ऑर्डर ज्ञात करें, कैसे करते हैं डायरेक्ट। अब ऑर्डर क्या है ये तो हम आपको बता चुके हैं कि सपोज एक रिएक्शन दिए है, जैसे बाबू A + B रिएक्ट करके C बनाया, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो होगा K इंटू A के पावर X इंटू B के पावर Y। ये रेट लॉ इक्वेशन है। तो हमने बताया था कि रेट लॉ इक्वेशन के जो पावर है उसको अगर जोड़ देंगे तो जो नंबर प्राप्त होगा उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर। उसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर, ठीक है ना। तो अगर हम लिख दें कि एक R इंटू के इंटू A के पावर 2 है और B के पावर 1 है, तो बोलेगा कि ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर अगर आपसे पूछेगा तो 2 और 1 जोड़ के कितना ला दोगे? 3, क्योंकि पावर जोड़ देंगे वही ऑर्डर होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर किसी रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन दिया है तब आप ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर रेट लॉ इक्वेशन नहीं दिया है तब ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ठीक है, मान लो बोल देगा कि आपके पास एक रिएक्शन है, समझिएगा इसको। आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें से पहला टाइम पर इसका हाफ लाइफ T½ है और इसका सांद्रण मान लो कुछ A1 दिया है। फिर कहेगा कि इसका दूसरा हाफ लाइफ जो है वो T2 और इसका A2 है, तो कहेगा कि ऑर्डर बताओ। अब देखो हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर ऑर्डर निकालना है तो आपको चाहिए रेट लॉ इक्वेशन, लेकिन इसमें दिया हाफ लाइफ और इसका सांद्रण, तभी कैसे निकलेगा? क्लियर है। कभी कभी ऐसा दे देगा कि एक रिएक्शन है और बोल देगा कि R और T के बीच का ग्राफ ऐसा है, तो बताओ इसका ऑर्डर क्या है। अब इसमें तो हम लोग को रेट लॉ इक्वेशन नहीं दिया, ग्राफ दिया है। तो हम लोग आज वही सीखने वाले हैं कि अगर हाफ लाइफ दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, यानी हाफ लाइफ मेथड। क्लियर है। अगर ग्राफ दिया है तो कैसे निकालेंगे, तो ग्राफिकल मेथड। ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन दिया है तो कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन मेथड से। फिर कहता है इनिशियल रेट मेथड से। तो हम लोग आज 4 मेथड पढ़ने वाले हैं जिसके सहायता से हम लोग किसी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है ना दोस्त। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि हम आपको पढ़ाने वाले क्या हैं। हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का रेट लॉ इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो अगर उसका ऑर्डर ज्ञात करना हो तो ऑर्डर कैसे ज्ञात करेंगे, उसके अलग अलग तरीके। क्लियर है दोस्त। अब यहां से देखिएगा इनिशियल रेट मेथड, ये हम पहले बता चुके हैं। आप लेक्चर नंबर जहां पर हम आपको रेट लॉ पढ़ाए हैं ना, तो रेट लॉ इक्वेशन में एक जेईई मेंस का क्वेश्चन कराए होंगे, ठीक है, कि कैसे निकाला जाता है। कि अगर अलग अलग टाइप का मतलब सांद्रण दे दिया है अलग अलग समय पर, तो इसका ऑर्डर ज्ञात करें। उसमें हम एक जेईई मेंस का क्वेश्चन बता दिए हैं। वही वाला मेथड को रेट लॉ मेथड, इनिशियल रेट लॉ मेथड कहते हैं। तो आपको जाके देखिएगा मेरा प्रीवियस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, तो आपको ये वाला मेथड क्लियर मिलेगा। क्लियर है। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन मेथड, हाफ लाइफ मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का। कौन सा मेथड बाबू? इंटीग्रेशन मेथड। क्लियर है। आप लोग लिख लीजिएगा मेथड। उसमें पहला था इनिशियल रेट मेथड, फिर था इंटीग्रेशन मेथड, फिर है हाफ लाइफ मेथड और फिर है ग्राफिकल मेथड। वो हम पहले ही बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है दोस्त। तो आइए इंटीग्रेशन मेथड समझते हैं। इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन मेथड क्या है, जैसे हम लोग पढ़े थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब हम बता चुके हैं इतना तक। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी होता है, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन भी होता है। लेकिन सिलेबस में जो 12th का सिलेबस है जीरो और फर्स्ट दिया है, सेकेंड ऑर्डर भी नहीं दिया हमने, सेकेंड ऑर्डर आपको बता दिया फिर भी। ठीक है ना। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखा होगा आप कि dx/dt जो डिफरेंशियल इक्वेशन था इज इक्वल टू k इंटू a-x के पावर 1, तब फर्स्ट ऑर्डर बना था। इसका इंटीग्रेशन किए थे तो a-x इज इक्वल टू k इंटू dt, इंटीग्रेशन ये हुआ था। तो इंटीग्रेशन होने के बाद एक इक्वेशन निकला था k इज इक्वल टू 2.303/t
लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। यानी ये जो इक्वेशन है वो कौन सा मेथड से निकला है? इंटीग्रेशन मेथड से। और इंटीग्रेशन करने के बाद तो हम लोग ये वाला जो इक्वेशन लिखें तो इंटीग्रेशन मेथड के अंतर्गत आ जाएगा कि नहीं? तो इंटीग्रेशन मेथड के अंतर्गत फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम इक्वेशन लिखें तो k इज इक्वल टू 2.303 बटा टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। अगर हम सेकेंड ऑर्डर का लिखेंगे तो 1/t 1 बटा ए माइनस एक्स माइनस ए। ये आप देख लीजिएगा, ये वाला इधर होगा KT होगा तो ठीक है ना, या ऐसे ही लिखे होंगे। अब यहाँ से देखिएगा थर्ड ऑर्डर, अच्छा ये बताओ ये कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट। ये कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड। अभी हम थर्ड ऑर्डर लिखते हैं तो k इज इक्वल टू k इज थर्ड ऑर्डर में लिख सकते हैं। देखिएगा सेकेंड ऑर्डर ये है, थर्ड ऑर्डर में लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2t 1 बटा ए माइनस एक्स का पावर 2 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा समझिएगा, इसको हम ट्रेंड बताते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है? सेकेंड। ये कौन सा ऑर्डर है? थर्ड। ये कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा अलग है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर का समझिएगा, अगर ऑर्डर सेकेंड है तो इसका पावर, इसका होल पावर कितना है? 1। इसका होल पावर कितना है? 1। अगर ऑर्डर थर्ड है तो इसका होल पावर 2, इसका होल पावर 2। अच्छा, आप कुछ नियम निकाल सकते हो कि सेकेंड है तो 1 1, थर्ड है तो 2 2, फोर्थ रहेगा तो 3 3। समझ रहे हो? तो अगर हम फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन का k का मान लिखें तो अब बताओ, यहाँ पर थर्ड में 3 है, 2 है, तो फोर्थ में क्या होना चाहिए? 3। तो यहाँ लिख देंगे 1 बटा 3t इंटू 1 बटा ए माइनस एक्स का पावर कितना? 2 लिखे कि 3 माइनस 1 बटा ए के पावर 3। ये कौन सा ऑर्डर हो गया? फोर्थ ऑर्डर। हर क्लियर है? अगर हम इसी चीज को फॉलो करते हुए nth ऑर्डर का लिखें, nth ऑर्डर का मतलब 10 ऑर्डर 20 ऑर्डर 50 ऑर्डर कुछ भी हो, तो nth ऑर्डर का अगर लिखना चाहेंगे तो 1 बटा, इसमें क्या नियम निकला कि एक कम लिखना है, तो 3 है तो 2, 4 है तो 3, तो n है तो n माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 इंटू टी इंटू ए माइनस एक्स का पावर n माइनस 1 माइनस ए के पावर n माइनस 1। क्लियर है? अब देखिएगा ये जो है ना ए, इस सब के लिए वैलिड हो जाएगा, खाली फर्स्ट ऑर्डर के छोड़ के। फर्स्ट ऑर्डर आप अलग से याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर छोड़ के। तो ये जो है ना ऑल ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन, इंटीग्रेशन का इक्वेशन है ऑल ऑर्डर। मान लो कि कहेगा कि सेकंड ऑर्डर का लिखो, तो सेकंड ऑर्डर में n का मान क्या बैठा देना है? 2। n का मान बैठा देना है 2, तब ना 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑर्डर कहेगा तो ऑर्डर का मतलब n का मान, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर कहेगा तो 2 बैठा दो, तो 2 माइनस 1 1 आ गया है, 2 माइनस 1 1 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया। थर्ड ऑर्डर कहेगा तो n का मान कितना रखेंगे? 3, तो 3 माइनस 1 देखो 2 आ गया, फिर 3 माइनस 1 2 आ गया, 3 माइनस 1 2 आ गया। क्लियर है? तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब यह था कि अगर इंटीग्रेशन मेथड से ऑर्डर निकालना होगा तो अगर आपको फॉर्मूला याद करना है तो फर्स्ट ऑर्डर का आप अलग से याद रखिए, और कोई भी ऑर्डर रहेगा तो ये वाला फार्मूला याद रखिए। अब क्वेश्चन यह है कि चलिए ये तो हम लोग सर फॉर्मूला जान गए कि कौन सा ऑर्डर का इंटीग्रेशन का इक्वेशन कौन होगा। क्लियर है? अब हमको यह बताइए कि ऑर्डर निकालेंगे कैसे। तो ऑर्डर निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या होगा ना कि ए और एक्स और टी का अलग अलग मान देगा। मान लो कि टी बराबर 10 सेकेंड पर तो ए का मान कुछ होगा, एक्स का मान कुछ होगा। टी बराबर 20 सेकेंड पर ए का मान कुछ होगा, ए का मान कुछ होगा, एक्स का मान कुछ होगा। तो अलग अलग समय पर टी, ए और एक्स का मान रहेगा। और आप क्या करिएगा कि अलग अलग समय, मान लो कि एक डाटा दे दिया, ऐसा समझो, इसको थोड़ा सा दिक्कत लगेगा आपको। ए एक्स मान लो कि 10 सेकेंड पर यह है 100 और यह है 1 2, 20 सेकेंड पर ही मान लो है कि 100 और यह है 3, 30 सेकेंड पर मान लो ये कुछ और है। ठीक है, तो 10 सेकेंड पर फार्मूला लगाएंगे, फिर 20 सेकेंड पर फार्मूला लगाएंगे, फिर 30 सेकेंड पर फार्मूला लगाएंगे। सभी बार वैल्यू इसके लिए सेम आ रहा है तो ये फिक्स होगा कि फर्स्ट ऑर्डर होगा। मान लो कि इसके लिए सब समय पर अलग अलग समय आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं आएगा, तो फिर इसको छोड़ के हम सेकंड ऑर्डर लगाएंगे। अगर इसके लगाने से इसका वैल्यू सब सेम आता है
ठीक है, तभी सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। अगर सेम नहीं आया तो फिर हम लोग थर्ड ऑर्डर पर जाएंगे। मेरा अल्टीमेटली कहने का मतलब यह था इतना बकवास करने का कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा कि ऑर्डर निकालो, एक डाटा दे देगा आपको, तो ऑर्डर निकालने के लिए इंटीग्रेशन मेथड का अगर यूज करेंगे तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करने पड़ेगा। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। अब हिट एंड ट्रायल मेथड कहने का मतलब क्या है कि बारी बारी से सभी ऑर्डर का इक्वेशन यूज करेंगे। जैसे पहला बार यूज करेंगे इसमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो क्या है बाबू 2.303 बटा टी लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। फिर अगर इससे काम नहीं चलेगा तो सेकेंड ऑर्डर यूज करेंगे, फिर इससे अगर काम नहीं करेगा तो थर्ड ऑर्डर यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर nth ऑर्डर का एक समीकरण लिख देते हैं जो सबके लिए आपको काम आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है nth ऑर्डर के लिए, कुछ भी ऑर्डर रहेगा तो इससे आपको काम चलेगा, मानी ये याद रखिएगा और ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला नहीं इसमें मैच करता है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या सीखे हैं कि इंटीग्रेशन मेथड में को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। कैसे ऑर्डर निकालेंगे, तो ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले इक्वेशन यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक ना, अलग अलग टाइम पर अगर मान सेम आया तो फर्स्ट, अगर सेम नहीं है तो सेकंड ऑर्डर पर जाएंगे, फिर थर्ड ऑर्डर पर जाएंगे। अगर जिस भी इक्वेशन में के का मान हमेशा सेम आता रहेगा वैसा ऑर्डर पर जाएगा। तो ये ऑर्डर निकालने का ही पहला तरीका है। ठीक है, फिर दूसरा तरीका है हाफ लाइफ मेथड, फिर तीसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये सब जो है वो केवल जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक पढ़ा चुके हैं। उस वीडियो को आप लोग देखते जाइएगा, इस पर हम न्यूमेरिकल कराएंगे, केवल जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखो बाबू, तो पहला था इंटीग्रेशन मेथड, दूसरा है हाफ लाइफ मेथड। देखो हाफ लाइफ मेथड का एक दूसरा नाम भी किताब मिल जाएगा, इसको हम लोग फ्रैक्शनल चेंज मेथड भी कहा जाता है। ये तो चलो टॉपिक है याद करने वाला। अब आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो सांद्रण के समानुपाती, पढ़ा होगा आप लोग कि टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है ए बटा 2k, तो ये दोनों कांस्टेंट है, ये सांद्रण होता है, तो इसका मतलब ये दोनों समानुपाती है। तो फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हो गया हाफ लाइफ वह सांद्रण के समानुपाती। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है 0.693 बटा के, ये तो लिखवाए थे, यानी यह सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी टर्म में ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो हाफ लाइफ होगा, माने फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, तो बाकी का जो हाफ लाइफ होगा उसके सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है ना, अब इस सब के लिए वैलिड हो जाएगा, खाली इसको छोड़ के, या इसको नहीं सॉरी, यहाँ समझिएगा, ये जीरो ऑर्डर का था इसके समानुपाती, ये फर्स्ट ऑर्डर के था कांस्टेंट, और nth ऑर्डर कोई भी ऑर्डर जो होगा ना इसी के अनुसार चलेगा। जैसे n का मान 0 रख दो, तो n का मान 0 का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो 0 -1 और -1 यानी a के पावर -1 यानी 1 बटा a, तो ये ऊपर चल जाएगा, और ऊपर चल जाएगा तो समानुपाती आ जाएगा। क्लियर, अगर n का मान 1 रखो तो 1 - 1 = 0, और 0 रख दोगे तो a के पावर 0 = 1, तो बताओ कांस्टेंट हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी किसी भी ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वह इस फॉर्म में रहेगा। क्लियर है, कौन सा फॉर्म है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बटा a n - 1। क्लियर है ना। अब आपको एक कॉन्सेप्ट यहां से ये याद रखना है कि फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, कोई भी ऑर्डर रिएक्शन रहेगा तो उसका हाफ लाइफ जो होगा वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर है, चलिए अब आते हैं। अब हमने क्या लिखा कि दो अलग अलग रिएक्शन ले लो, तो दो अलग अलग रिएक्शन लेंगे तो एगो के टी हाफ 1 लिख दिए, एगो के टी हाफ 2 लिख दिए। हम लोग जानते हैं कि टी हाफ इसके अनुसार चलने वाला है, तो अब बताना, इसको लिख देंगे a1 n - 1 और इसको लिख देंगे a2 n - 1। क्लियर है। अब दोनों को हम एक दूसरे से डिवाइड किए हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टूटेगा तो यहाँ भी के कट जाएगा, वो आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया 2 अलग अलग स्वतंत्र रिएक्शन के लिए टी हाफ। अब हमने क्या लिखा है कि दोनों तरफ क्या कर देना है बाबू, लॉग ले लेना है, तो लॉग लेंगे तो ये वाला इक्वेशन बनेगा। इसको और अगर बढ़िया से हम सुधारेंगे तो सुधारने के बाद एक इक्वेशन मिलेगा और उस इक्वेशन को लिख रहे हैं। मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट करो, हम आगे बताते हैं आपको। ठीक है ना, देखो n जो हो जाएगा 1 + log टी हाफ 1 बटा टी हाफ 2, टी हाफ 1 बटा
टी हाफ 2, ठीक है, और बटा में लॉग A2 बटा A1, ठीक है दोस्त। ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कब, जब अर्ध आयु दिया रहेगा तब। क्वेश्चन रहेगा, मान लो कि लिखेगा कि एक रिएक्शन है A से B, इसका टी हाफ जो है बाबू वह है 2, मान के हम इसी समझाने के लिए ले रहे हैं। टी हाफ 1 है 2 और टी हाफ एक दूसरा रिएक्शन के लिए टी हाफ 2 है मान लो 4, क्लियर। इसमें इसका सांद्रण है 10 और इसमें इसका सांद्रण है 2, तो कहेगा कि इस प्रकार के रिएक्शंस के लिए आप बताओ ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो टी हाफ 1 के जगह पर 10 रख दोगे, टी हाफ 2 के जगह पर 2 रख दोगे, सॉरी टी हाफ 1 के जगह पर 2, टी हाफ 2 के जगह पर 4, A1 सांद्रण A1 के जगह पर 10 और A2 के जगह पर 2, तो ये जो आएगा वो किसका मानेगा, N, और N क्या है तुम्हारा ऑर्डर, यानी टी हाफ दिया रहेगा तो ऑर्डर निकल जाएगा कब, जब ये फार्मूला याद रहेगा तब, क्लियर है ना। तो ये था टी हाफ मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक अगला मेथड बच रहा है जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड, यानी ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगला हम मेथड आपको दिखाते हैं। देखो बाबू, हम लोग जब रिएक्शन पढ़ रहे थे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सब में हम आपको ग्राफ बताए होंगे, क्लियर है ना। तो कभी कभी दे देगा, लिखेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और ग्राफ दे देगा 4 को, लिखेगा कि निम्नलिखित में से कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जिसमें रेट यानी अभिक्रिया का दर और सांद्रण के बीच का ग्राफ एक सच के समानांतर हो, वो कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर। जिसमें रेट और कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिसमें रेट और कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, यहाँ ध्यान रखना है, ये रेट और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पर रेट और कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ये अगर प्रोपोर्शनल होगा तो सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर आपको जनरली पूछेगा नहीं, लेकिन रेट और कॉन्सेंट्रेशन के पावर 3 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इतना। मेरा कहने का अर्थ क्या हो गया, सिर्फ आपको याद क्या रखना है, कौन, जीरो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसी से आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन अगर समय के समानांतर तो जीरो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर में ज्ञात करना है, ग्राफ देख लेंगे तो जीरो ऑर्डर हो गया, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ये दोनों ग्राफ याद रखें। कभी कभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन के लिए दे देता है, तो अभी हम इंटीग्रेटेड वाला इक्वेशन आपको लिख के दिखाते हैं। देखिएगा, ए के सांद्रण और टी के बीच अगर ऐसा ग्राफ हो तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन ये याद रखिएगा, ई ए नहीं है, लॉग ए है। ई क्या है, ए। दोनों का ग्राफ तो सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान रखना ये ए है और ये टी है, ये लॉग ए और टी है। तो लॉग ए और टी के बीच का ग्राफ ऐसा तो फर्स्ट ऑर्डर, सिर्फ ए और टी के बीच का ग्राफ ऐसा तो जीरो ऑर्डर, और अगर 1/a और टी के बीच का ऐसा तो सेकेंड ऑर्डर। तो हम लोग ज्ञात करने वाले थे ऑर्डर, तो आपको ऑर्डर ज्ञात करने के लिए ग्राफ याद रखने पड़ेगा, 2-3 जो बताएं, ठीक है। हाफ लाइफ में फार्मूला याद रखने पड़ेगा, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हम बताए थे वो याद रखने पड़ेगा। अगर इतना याद है तो आप ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। और जो जेईई मेंस अपीयरेंस है, जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें ऑर्डर निकालने पर क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है, तो आप ऑर्डर वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। हम अंत में आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल भी कराएंगे कि कैसे और कौन सा क्वेश्चन आया है। तो अगला जो हम लोगों का टॉपिक है उसमें हम लोग जनरली न्यूमेरिकल करेंगे, लगभग 20-30 जो भी क्वेश्चन हो न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी या अभिक्रिया के दर के प्रभावित करने वाला कारक। आज भाई इतना ही, बाकी अगले क्लास में।